होम लोन लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिल सके, वो भी हमें बेस्ट बैंक से हमारे हिसाब से, राइट। हमने ये वीडियो में ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिससे आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम मिल सके और काफ़ी ह्यूज अमाउंट आप इंटरेस्ट का बचा सकें। लोग इन बातों पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले तो 80% लोगों को जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 80% लोगों को वो होम लोन मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल, वो टर्म एंड कंडीशंस उसकी फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। तो बैंक्स क्या करता है, जब अगर जैसे आपका एक एग्जांपल के थ्रू सिबिल स्कोर अगर 750 बिलो है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, राइट। तो इसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट सारे हमने अच्छे से ब्रीफली डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और उसे 30 ईयर्स के लिए, राइट, और उसमें से सिर्फ 1% अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ा के ले लेता है तो ईएमआई में थोड़ा सा हल्का सा 500-700 का डिफरेंस रहेगा, बट हमें पता भी नहीं चलेगा, बट टोटल अमाउंट पे कितना बड़ा इंपैक्ट करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लगभग टोटल अमाउंट पे आपका 5,18,000 रुपए का अमाउंट एक्स्ट्रा जाने वाला है, राइट। वहीं पे यही 20 लाख का लोन लिया 30 ईयर्स के लिए सेम, पर उस पे 2% अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के ले लेता है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़ा के ले लेता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, अगर सपोज नेगेटिव प्रोफाइल है और उनकी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर 2% भी बढ़ा के ले लिया तो लगभग 10,20,000 के करीब का ह्यूज अमाउंट, आप टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो जाने वाला है उस पे लगभग 10 लाख के ऊपर का अमाउंट आप एक्स्ट्रा पेड कर दोगे। तो ये अमाउंट हम बचा सकते हैं सिर्फ छोटी सी बातों का ध्यान रखकर, राइट। हार्डली हमें 2 से 3 महीने पहले से होम लोन लेने के पहले प्रिपेयर होना है और किस तरीके से हम इस प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी मैटर करती है, राइट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे कौन सा बैंक लोन दे रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि प्रोसेसिंग फ़ी, राइट। प्रोसेसिंग फ़ी की बैंक जो मुझे लोन दे रहा है वो मुझसे कितना प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करेगा। कई बैंक हैं जो देखो, कई बैंक एग्जीक्यूटिव्स मिसगाइड भी कर देते हैं कि आपको प्रोसेसिंग फ़ी बोले तो स्टार्टिंग का जो फीस होता है वो बोल के दे देते हैं, उसके अलावा आपके लीगल चार्जेस लगते हैं, सरसाई चार्जेस लगते हैं, राइट, ईएम चार्जेस लगते हैं, तो काफ़ी सारे। तो उनको पूछो कि टोटल स्टार्ट टू एंड मुझे डिसबर्समेंट तक फाइनल चार्जेस कितने लगेंगे, सारे बताइए भाई, राइट। तो कई सारे अगर आपकी नेगेटिव प्रोफाइल्स होती हैं तो बैंक्स लगभग 0.5% से लेके आपका लोन अमाउंट का 2% तक प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बैंक आपको, अलग अलग बैंक क्या रेट प्रोसेसिंग फी ऑफर कर रहे हैं, कि भाई टोटल प्रोसेसिंग फीस आपकी क्या रहेगी। देखिए अब इसमें अगर आपकी सिबिल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी, आपने सारी चीज़ जो हम बताने वाले हैं सारी चीज़ें वर्कआउट कर ली, तो आप प्रोसेसिंग फ़ी में भी बैंक से डिस्काउंट मांग सकते हैं और वो बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो अप्रूवल लेकर आपको प्रोसेसिंग फ़ी में भी डिस्काउंट दिला सकते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। तो ये चीज़ हो गया हमारा सेकंड पॉइंट की प्रोसेसिंग फ़ी किस तरीके का वर्कआउट होता है। थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं, जो कि आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर उस पर करता है। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें होम लोन मिल पाएगा, वो है आपका सिबिल स्कोर, राइट। आप जब होम लोन लेने जाते हो तो आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो बैंक आपको खुल बुला के लोन देगा, भाई साहब आइए लोन लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड आपका काफ़ी अच्छा होगा। अब 750 प्लस सिबिल स्कोर बोल तो देते हैं कि पर होगा कैसे ये। देखिए पहले तो समझते हैं कि सिबिल स्कोर होता क्या है और उसको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मैटर होता है, किस तरीके से हमें सिबिल स्कोर किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं हमारा। एक नॉर्मल सी बात समझिए कि आपका सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है और 750 प्लस जो सिबिल स्कोर होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक अगर सपोज सिबिल स्कोर आपका, देखो आज दिन तक आपने कभी होम लोन नहीं लिया है या कोई और भी लोन नहीं लिया है तो आपका सिबिल स्कोर होगा -1।
तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये सिबिल स्कोर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाता है। कोई भी एक छोटा सा कंज्यूमर लोन ले, फ़ोन ले सकते हैं आप, वॉशिंग मशीन या किसी और कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिससे आपकी लोन की EMI चालू हो, या फिर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट मतलब लाइक 200, 500, 1000, 2000 रुपये आप उसमें से हर महीने कुछ शॉपिंग कर लीजिए, उसकी टाइम पे EMI जाने दीजिए। जैसे जैसे आपकी EMI ऑन टाइम जाएगी तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ते हुए जाएगा, और जैसे ही ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स तक आप यूज़ कर लेते हैं या दो छोटे मोटे और लोन ले लीजिए, तो 2-3 लोन का कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे ही वो लोन खत्म हो गए, NOC मिल जाएगी आपको उनकी, तो उसके बाद में वो सिबिल में अपडेट हो जाएगा और आपका सिबिल स्कोर ऑलमोस्ट 750 प्लस हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया कि हम हमारे सिबिल स्कोर को 750 प्लस कैसे लेके जाएं, राइट। ये चीज़ हो गई, राइट। अब दूसरा उसके अलावा ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि पर्सन की प्रोफाइल भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। जैसे कि एक नॉर्मल पकड़ते हैं, जैसे एक पर्सन है जो कि जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो भाई बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, उन्हें तो लोन का कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बैंक, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो वो दैट्स गुड, बट आपका डेजिग्नेशन क्या है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपकी ग्रेड क्या है वहाँ पर, आप किस तरीके का जॉब करते हो, राइट। अगर सपोज आप C ग्रेड में वर्क हो, जैसे रेलवे, अगर सपोज जो रेलवेज में जो रेलवे ट्रैक पे वर्क करते हैं उनको ऑलमोस्ट बैंक 2 से 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाते हैं, राइट। तो उनकी प्रोफाइल अगर नेगेटिव है, मतलब जो वो अगर उनकी प्रोफाइल, उनका डेजिग्नेशन हाई लेवल पे नहीं है, तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बैंक्स, मैं सारे बैंकों की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ बैंक्स, राइट, लाइक तो वो चीज़ का ध्यान रखें कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको वो बैंक क्या ऑफर दे रहा है, राइट। ये बहुत मैटर करता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। अगर सपोज कोई प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है या लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, तो उनका डेजिग्नेशन क्या है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आपका B ग्रेड या C ग्रेड पे भी आप जॉब कर रहे हैं तो तब भी आपको कई बैंक्स बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, तो बस आपको उन बैंकों को चुनना ज़रूरी है। हर टाइम पे बैंक्स की प्रोफाइल बार बार चेंज होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो वो ज़रूर चेक करें। 1-2 बैंक्स के फ़ोन नंबर ले लें, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बैंकर्स के ऑनलाइन नंबर लें, उनके अपने हिसाब से आप एग्जीक्यूटिव से उनसे बात करके सारी प्रोफाइल जो पॉइंट्स हैं वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। एक होता है जैसे कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 60% लोग, 50% लोग जो छोटे प्रोप्राइटर्स फर्म हैं, जैसे एक किसी की शॉप है मोबाइल की, वहाँ पे 5-6 लोग काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटर फर्म है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली थोड़ा सिक्योर, लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है तो बैंक्स थोड़ा सिक्योर फील करते हैं कि यार ये अच्छी डेजिग्नेशन पे है तो इनको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। बाकी कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो प्रोप्राइटर फर्म को भी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। मैं ब्रीफली बताने का रीज़न सिर्फ एक ही है ताकि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ पाए और हर एक पर्सन को, क्योंकि मेरी वीडियो हर एक नीचे से लेके हाई ग्राउंड लेवल से लेके हाई क्लास तक के सब लोग देखते हैं, तो उसमें से मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा तबका ना रहे जिसको ये वीडियो समझने में कुछ दिक्कत आए, राइट। इसलिए मैं सारी प्रोफाइल्स को ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कंपनी प्रोफाइल, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन ले या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप बैंक में जाएं, जानकार बनेंगे तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे, ये बात को समझ के चलिए। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में 1 से 1.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही ज़्यादा ले लिया जाता है। अगर सपोज अभी 8.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू है फ्लोटिंग में, तो फिक्स्ड में वो 10% के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो 1.5% जो बढ़ ही नहीं सकता उतना तो उन्होंने पहले से ले लिया,
राइट। दूसरी चीज, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक और चीज होता है कि वो आपका 20 या 30 इयर्स का टाइम पीरियड फिक्स नहीं करते हैं, उसमें वो एक पार्ट पेमेंट पार्ट टाइम पीरियड का आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइक 5 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए। तो ये चीज जरूर देखें, अगर सपोज आप ले भी रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो लेना है। पहले तो लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डर के लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि भाई मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं ईएमआई बढ़ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा और मेरी ईएमआई बढ़ गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा और ईएमआई कैसे भरूं। ये समझिए, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ईएमआई जो आपकी स्टार्टिंग में डिसाइड हो चुकी है वही ईएमआई आपको रहने वाली है, राइट। बट फिर भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता क्या है, अगर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका जो साल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे समझो आपने 20 साल का लोन लिया था, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से वो 22 साल हो सकता है, 23 साल हो सकता है, बट ईएमआई आपकी जो थी वही आने वाली है। गवर्नमेंट और बैंक आपकी दिक्कतों को अच्छे से समझते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, वो वहां पर उन्हें पता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपका लोन टेन्योर सेम रहेगा, बट उन्होंने तो पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के ले लिया है, राइट। तो वो बढ़े या ना बढ़े और कम भी हुआ तब भी आपका बढ़ा हुआ ही रहेगा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में, राइट। ये चीजें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में समझ गए आपके फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग मैंने बता ही दिया कि जैसे उसमें आपका ईएमआई सिमिलर रहेगा, सिर्फ टेन्योर बढ़ सकता है, आपका साल बढ़ सकते हैं उसमें, राइट। ये हो गया हमारा एक और पॉइंट क्लियर कि हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहिए फ्लोटिंग पे। मेरे हिसाब से बोलो तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ट है, राइट। आप अपने हिसाब से उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप आगे के पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम कैसे अदर बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो हो गया हमारा। अब आ जाते हैं एग्रीमेंट वैल्यू पर, राइट। एग्रीमेंट वैल्यू देखो ये बहुत मैटर करता है। देखो कई लोग, देखो जो ड्रीम होम होता है ना, जब एक इच्छा होती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए कभी घर खरीदा ही नहीं क्योंकि उनकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए था। अब बच्चे जब बड़े हो गए तो उनका सपना होता है कि मेरे मॉम डैड के लिए मैं सबसे पहला ड्रीम, मेरे को अपना खुद का घर लेके देना है मॉम डैड को, राइट। या फिर पेरेंट्स का होता है कि यार हम लोगों ने नहीं ले पाए पर हमारे बच्चों के लिए खुद का घर हो, तो इमोशनली अटैचमेंट होता है उस टाइम पे, राइट। तो इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, राइट। कई बार हमारे पास में एग्रीमेंट वैल्यू का, अब देखिए बैंक ये चीज़ देखने वाली बात है कि बैंक कितना % फंडिंग करेगा। हम फ्लैट बुक कर देते हैं, ये देखते नहीं है, बैंक भी चूज कर लेते हैं और ये देखते नहीं कि भाई वो बैंक हमारे एग्रीमेंट वैल्यू का कितना % लोन देगा। देखो सैंक्शन होना अलग चीज़ है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, एक एग्जांपल के तौर पे, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको 70 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, मतलब बैंक लेटर देता है, उसे बोलते हैं प्री सैंक्शन, राइट। तो प्री सैंक्शन लेटर में आपको 70 लाख का लोन लिख के दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 70 लाख मिल जाएगा, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस एग्रीमेंट का बैंक के हिसाब से बैंक डिसाइड करता है कि वो उसका 90% देगा। हर बैंक की अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ 90% देते हैं, कुछ 95, कुछ 99, कुछ 80%, राइट। तो अगर हमारे पास में डाउन पेमेंट कम है ना, तो हमें ऐसा बैंक चूज करना पड़ेगा जो हमें मैक्सिमम एग्रीमेंट वैल्यू का मैक्सिमम फंडिंग कर सके। जैसे 70 लाख का तो लोन सैंक्शन हो गया, बट मेरी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट वैल्यू तो 20 लाख है, तो 20 लाख का अगर सपोज एग्रीमेंट वैल्यू 20 लाख है और 90% लोन दे रहा है बैंक, तो मुझे तो बैंक 18 लाख ही दे सकता है। बेशक आपको 70 लाख मिल सकता था, बट आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिर्फ 18 लाख मिलेगा। तो ये समझने वाली बात है हमें कि हमारी एग्रीमेंट वैल्यू का हमें कितना % फंडिंग मिलेगा, राइट। तो ऐसा बैंक सोच समझ के चूज करें कि भाई अगर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत 0.5 0.25 का डिफरेंस भी है, तो भाई चलो एक इमोशंस अटैच्ड है अपने साथ में और मुझे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भी लग रहा है तो चलेगा, बाद में मैं इसे बीटी करा सकता हूँ, बैलेंस ट्रांसफ़र करवा लूँगा। आप बैंक होम लोन में एक प्लस पॉइंट होता है कि आप इसको किसी भी अदर बैंक में बाद में इन फ्यूचर स्विच करा सकते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, राइट। हमें प्रॉपर्टी, जब हम फ्लैट ले रहे हैं या प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमें इंश्योरेंस लेना ही चाहिए,
देखिए एक नॉर्मल सी बात पकड़ते हैं कि सपोज आपने कोई फ्लैट ले लिया, खुदा नास्ता आपको कभी कुछ हो गया, राइट, तो आपकी फैमिली के ऊपर से वो घर भी चला जाएगा और उनके पास में कुछ फंड्स भी नहीं रहेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो उनको वो घर भी मिलेगा क्योंकि उसका पैसा वो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेगा। दूसरा, आपने जो पेमेंट पेड किया है ईएमआईज के थ्रू, जो प्रिंसिपल जमा होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा आपकी फैमिली को। तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी। एक हाफ डिसेबल भी हो जाते हैं, इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें, राइट। होम लोन लेते समय इतने एक्साइटेड होते हैं हम घर लेने के लिए कि हम ये देखना ही भूल जाते हैं वो इंश्योरेंस के पेपर जो आते हैं उसमें, या इंश्योरेंस लेते समय ये तक नहीं पूछते कि मुझे इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं। आपसे 50,000 से 80,000 या लाख रुपए तक का इंश्योरेंस लेते हो उसमें, और वो लोन में ऐड हो जाता है तो हार्डली उसका 700-650 के करीब की ईएमआई बढ़ती है, और आप सोचते हो चलो कोई नहीं, बट उसको पढ़ना चाहिए कि क्या क्या, और फैमिली को बताना चाहिए बैठ के कि भाई इसमें ये चीज़ के बेनिफिट्स मिल सकते हैं मेरे बाद में या मेरे साथ में। जैसे हाफ डिसेबल हो गए, जैसे मैं अपना एग्जांपल पकड़ के बताता हूँ, अगर मैं हूँ और मैंने होम लोन ले रखा है और मैं हाफ डिसेबल हो गया, मैं काम करने लायक नहीं रहा पर जिंदा हूँ, राइट, तब भी आपका ईएमआई पूरा फ्लैट की जो लोन है वो माफ़ हो जाएगा और जो पेमेंट पेड किया वो मिलेगा। तो इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंश्योरेंस लेना, राइट। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्लस लोन अमाउंट इंश्योरेंस, राइट, ये चीज़ दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऐड होते हैं। वैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी होता है हर एक के लिए। साल, कितने साल के लिए हम होम लोन लें? देखिए क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं साल लेने में, वो डिसाइड ही नहीं करते। वो बैंकर ने जो डिसाइड कर लिया, उसने जो लिख दिया वो रेट वो ले लेते हैं कि हाँ हम ईएमआई भर देंगे, जो भी आ रहा है हमें बता दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईएमआई कौन सी मेरे लिए कंफर्टेबल है और मुझे कितना इंटरेस्ट जाएगा अगर इतने साल के लिए लूँगा, तो ये पूछना ज़रूरी है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना होम लोन मिल सकता है, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आपके एज के अकॉर्डिंग और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, राइट। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, राइट। अब टेन्योर देखो, एक नॉर्मली बात करता हूँ कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि वर्बली में और एक एग्जांपल में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। कि 20 लाख का लोन लिया तो ऑलमोस्ट आपको 20 साल बाद वो 40 लाख प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के हिसाब से पेड करना पड़ेगा, राइट। वहीं पर अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है और 30 साल के लिए लिया है तो उसकी ईएमआई टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मुद्दल प्लस ब्याज लगभग 60 लाख रुपए के करीब भरना पड़ेगा। अब इसमें से देखिए, देखो ध्यान से समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। आप 20 लाख रुपए तक का अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, सिर्फ एक समझदारी वाली चीज़ से बचा सकते हो। 20 लाख के होम लोन में 20 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच में कितना डिफरेंस आता है ईएमआई में, वो जान लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा हमें। सिर्फ 700 रुपीज़ ईएमआई में बढ़ता है, तो जिससे आपका 30 साल का लोन सिर्फ 20 साल का रह जाता है। जो 700 रुपीज़ हम भर सकते हैं मेरे हिसाब से, राइट। तो 30 साल का लोन ना लेकर 20 साल का लोन लें, राइट, कोशिश करें। बट अगर सपोज फिर भी हमारा अगर सपोज लोन ही नहीं बैठ रहा है, हमें 30 ईयर्स के लिए मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लोन का फंडिंग ज़्यादा चाहिए और मेरी सैलरी कम है, तो आप स्टार्टिंग में 30 ईयर्स के लिए ले लीजिए। बट नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का लॉकिंग पीरियड होता है। आफ्टर 7 मंथ के बाद में आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा लीजिए, और जो 30 ईयर्स का लोन है उसे 20 ईयर्स करवा सकते हैं आप बाद में। दूसरा, आपकी ईएमआई ऑन टाइम जाने की वजह से आपका सिबिल स्कोर और बढ़ चुका होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपना अगर सपोज थोड़ा भी ज़्यादा लगा है तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कम करवा सकते हैं। एक 2000 के करीब का अप्रॉक्सीमेट कुछ अमाउंट होता है, किसी का 1000 समथिंग कुछ होता है, 1200, उस हिसाब से वो पेड करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट करके
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करवा सकते हैं, जिससे EMI भी कम हो जाएगी आपकी और टेन्योर भी कम हो जाएगा, राइट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस। देखिए, जो सारे 12 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। ये 12 पॉइंट अगर आपने वीडियो में देख लिया ना, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से 90% ऐसी कोई वीडियो, 99% आपको यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो मिलेगी नहीं, राइट। अब आ जाते हैं पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस। देखिए, हर एक बैंक है ना, पार्ट पेमेंट करने पर और फोरक्लोज, पार्ट पेमेंट मतलब लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, लाइक बोनस आया, हम चाहते हैं कि यार जल्दी क्लोज कर दें लोन को, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट पेमेंट कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे लाख रुपए, तो उसके ऊपर एक पेनल्टी चार्जेस लिया जाता है सर्टन, राइट। एक फोरक्लोजर, सपोज आपके पास में कुछ ह्यूज अमाउंट आ गया, आपका समझो एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे गांव से कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है और आपको उसमें से कुछ फंड्स आए, या कहीं से डेड रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने कुछ फंड्स की हेल्प कर दिया आपको, तो आप लोन क्लोज करने जा रहे हो, तो पूरा का पूरा लोन क्लोज करो या पार्ट पेमेंट करो, उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे बैंक बोलता है कि भाई हमारा नुकसान होगा, आपको कम से कम 2% तो आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा टोटल अमाउंट पे, या 3%। तो ये अलग अलग बैंक का होता था। बट एक चीज़, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने जो लोन लिया है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, तो आपको कोई चार्जेस नहीं बनना है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कोई पेनल्टी चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस पेड ही नहीं करना है। यह RBI की नई गाइडलाइन है, राइट। तो ये बेनिफिट हो गया, जैसे कि मैंने बताया था आपको, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप काफ़ी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो ये कि आपको पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस पे कोई ही पेनल्टी चार्जेस नहीं भरना पड़ेगा। होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखिए, होम लोन के लिए देखो, एक सैलराइड पर्सन हो गया और एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। फर्स्ट हम बात करेंगे सैलराइड पर्सन की। तो सैलराइड पर्सन वो हो गए जो जॉब करते हैं, इनका डॉक्यूमेंट्स होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ्स का लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट और आपकी फॉर्म 16, राइट। अब लगेगा आपका कंटिन्यूटी प्रूफ, मतलब आप 3 ईयर से कम जॉब करते हुए होना चाहिए। अगर सपोज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें 1 ईयर हुआ है आपको, या 2 ईयर हुआ है, 3 ईयर्स नहीं हुए हैं, तो आपके ये 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस लेटर और प्रीवियस कंपनी का आपका रिजाइन लेटर ऐड करके दें। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो सैलराइड पर्सन के लिए, राइट। अब आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो बिजनेसमैन है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बिजनेसमैन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका गुमस्ता लाइसेंस, शॉप लाइसेंस। दूसरा लगेगा आपका 3 इयर्स का लेटेस्ट ITR, 1 ईयर का आपका बैंक स्टेटमेंट सेम हैज इट इज। ये हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलराइड पर्सन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, राइट। ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अब इमरजेंसी फंड किस लिए, भाई होम लोन ले रहे हैं ऑलरेडी, बट देखिए मेरे हिसाब से कोई घर लेने की इतनी भी घाई गड़बड़ी मत करिए, इतने एक्साइटेड मत हो जाइए कि घर लेने के चक्कर में कि कोई मुसीबत की कोई प्लानिंग पहले से ना किए। देखो कैसा होता है ना कि कहीं अचानक आप कट टू कट कहीं के लिए आप प्लानिंग नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। देखिए अगर सपोज आपको होम लोन, आप घर लेने का डिसाइड कर दिया तो एटलीस्ट 5 मंथ 6 मंथ पहले से उसके लिए प्रिपरेशन तैयार कर दें कि थोड़ा बहुत सेविंग्स हो जाए, डाउन पेमेंट इकट्ठा हो जाए, कोशिश करें ज़्यादा डाउन पेमेंट हो जाए। तो जो नॉर्मल खर्चे हैं EMI को इंक्लूड करके कि भाई 6 मंथ्स की सपोज 15,000 की EMI आ रही है, उस हिसाब से 6 महीने की EMI का पैसा और आपको घर खर्चा चलाने के लिए 6 महीने का जो पैसा लगता है उसका टोटल करें, और उतना फंड्स आपके पास में सेविंग अलग से होना चाहिए। ये 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास में रखना है आपकी सेफ्टी के लिए कि अचानक आपकी कभी जॉब चली गई या फिर किसी रीजंस, या घर में कोई की तबीयत, किसी पर्सन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, या कोई और रीज़न, आप किसी और कंपनी को दूसरी को ज्वाइन कर रहे हो बट यहाँ से रिज़ाइन दे चुके हो, वहाँ से ज्वाइनिंग करने में ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स की EMI को कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो इसलिए एक 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड्स आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये 12 पॉइंट से
तो ये 12 पॉइंट्स अगर आपने ध्यान से समझे हैं और इन टॉपिक्स को लिखें और बैंक के साथ डिस्कस करें, जिससे आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाएगा और काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट में पैसा बचा पाएंगे। एक समझदारी से देखो, आप मेहनत, आपने जो पैसा कमाया ना वो बहुत मेहनत से कमाया, इसको सिर्फ इंटरेस्ट में ऐसे ही मत पेड कर दीजिए, राइट। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग घर लेने की सोच रहे हैं, राइट, या घर लेने वाले। तो इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।